गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही एक हैप्लॉइड प्लांट से डिप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है और एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस था कि एक एम्ब्रॉयड से कंप्लीट प्लांटलेट जो बन रहा है उस प्रोसेस को हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अगर हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रोटोप्लास्ट कहते किसे हैं और इसका हमें आइसोलेशन करके इसका कल्चराइजेशन क्यों करवाना पड़ रहा है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो भी हमारी एक प्लांट सेल होती है, इस प्लांट सेल के अंदर टोटिपोटेंसी की कॉन्सेप्ट वर्क करता है। यानी एक प्लांट सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक सेल से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट कर सके, उसे हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो एक प्लांट सेल के अंदर ये से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट करवाने को तो हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो ये सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम इस सेल को किसी कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर दें, जो कि हम इन विट्रो कंडीशन में बना रहे हैं, लैब्स के अंदर बना रहे हैं, उसे उस कल्चर मीडिया के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू डिवीजन करेगा और डिवीजन करके एक कंप्लीट प्लांट बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर टोटिपोटेंसी वर्क कर रही है। लेकिन ये चीज़ तब पॉसिबल हो पाती है जब प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट ना हो। और आपको भी पता है कि प्लांट सेल के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि हमारी सेमी परमिएबल होती है, कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर जाने देती है। तो जो हम कल्चर मीडियम में हम ग्रोथ हार्मोन्स और जो ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं उसमें कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स ही अंदर जा पाते हैं, जिसके कारण कंप्लीट सेल जो है वो ग्रो नहीं कर पाती और कुछ हद तक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट हम ये मान सकते हैं कि नहीं हो पाता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसकी सेल वॉल को रिमूव करवाएं। अगर हम उसकी सेल वॉल को रिमूव करवाते हैं तो एक तरीके का नेकेड प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो सेल वॉल हम रिमूव करवाएंगे तो उसके बाद में एक नेकेड टाइप का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है और इसी नेकेड प्रोटोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लास्ट सेल बोलते हैं। मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है। जब हमारे पास इस तरीके की सेल आती है तो हम इसके अंदर अपना डिज़ायरेबल डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं, कुछ वायरसेस बैक्टीरियल सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं और इंसर्ट करवाने के बाद में इसमें सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं यही प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहलाता है। तो प्रोटोप्लास्ट सेल को बनाने के लिए हमें सेल वॉल को रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पर इस टॉपिक में आज की क्लास में हम यही बात कर रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट जो हम रिमूवल करेंगे और साथ ही उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में। तो देखिए, प्रोटोप्लास्ट इज़ अ एक्टिव सेल। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये एक सेल है जिस पर सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये एक्टिव सेल है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने से एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट कर सकती है। साथ ही एक्टिव सेल है तो इसमें हम अपना डिज़ायरेबल जीन, वायरस, बैक्टीरिया, न्यूक्लियस और डीएनए को इंसर्ट करवा सकते हैं और इनका इंसर्शन करवाने के बाद हम एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। जो प्लांट बनेगा वो भी ऐसा प्लांट होगा जिसमें हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। साथ ही जब हम प्रोटोप्लास्ट यानी नेकेड सेल, जो नेकेड सेल है उसे जब कल्चर मीडियम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एक्टिवली सेल है। तो जब कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और जो सेल वॉल बनेगी उसके बनने के साथ ही सेल वॉल भी बनेगी। सेल वॉल किस मैकेनिज्म से बनेगी? सेल डिवीजन से और डिफरेंशिएशन से। तो सेल डिवीजन भी होगा। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन, डिफरेंशिएशन मतलब जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिवाइड होकर ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस करती हैं। तो सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसके थ्रू सेल वॉल फॉर्मेट होगी और सेल वॉल के बनने के बाद में एक कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट हो जाता है।
तो ये तो था कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम जो मैकेनिज्म काम में ले रहे हैं वो कौन से मैकेनिज्म हैं। इसके साथ कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसके साथ जुड़े हैं कि किसने सबसे पहले सर्च किया था। तो आपको जो याद रह जाए आप उनको याद रख लीजिए, बाकी जो थोड़े इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। देखिए, इन 1927 ई कस्टर्स थे। ई कस्टर्स ने सबसे पहले जो एक रेपिन टमाटो था उसका पल्प, तो उस पल्प को ले करके एक प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया था। तो अगर ये बोला जाए तो टमाटो का जो पल्प सेल है उसी से प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट किया गया था इन 1927 के अंदर। इसके बाद में इन 1960 ईसी कॉकिंग थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ किया था। देखिए, एंजाइमेटिक मेथड क्या होता है ये अभी हम आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें पढ़ेंगे कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल मेथड और दूसरा होता है एंजाइमेटिक मेथड। जो मैकेनिकल मेथड है उसमें प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू हम सेल वॉल को सेपरेट कर सकते हैं और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल जो मेथड है आजकल कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सेल के डैमेज होने का खतरा बहुत रहता है, इसीलिए हम एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट एंजाइमेटिक मेथड यूज़ किया गया था वो 1960 में ईसी कोकिंग के थ्रू किया गया था। इन 1977 लार्किन एंड कार्डो इन्होंने सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड था जिसका कॉपी नंबर था PBR 313, इससे ट्रांसफ़र किया था प्रोटोप्लास्ट के अंदर। इन 1981 जिमरमैन और शेजोत जो थे इन्होंने प्रोटोप्लास्ट की इलेक्ट्रिक फ्यूज़न मेथड को डिस्कवर किया था। सबसे पहले बनाया था कि हम एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू फ्यूज़न की प्रोसेस करवा करके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जिनके हमें याद रखना है। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अभी आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट की बात हमने यहाँ की थी कि प्रोटोप्लास्ट को हम दो मेथड से आइसोलेट करते हैं और वो जो मेथड है वो हमारा दो मेथड, मैकेनिकल मेथड और बाय एंजाइमेटिक मेथड। तो जो एंजाइम के थ्रू किया जा रहा है उस मेथड को ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है कंपैरेटिवली मैकेनिकल मेथड के, क्योंकि मैकेनिकल मेथड में जो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है उसमें कई बार प्रोटोप्लास्ट का डाइजेशन भी हो जाता है और उसके साथ में हमारे पास में एक कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट डेवलप नहीं हो पाता है, हम रिमूव नहीं करवा पाते हैं, इसलिए मैकेनिकल मेथड को कम काम में लिया जाता है। अब जब हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करवा रहे हैं तो इस आइसोलेशन को हम किन किन तरीके से मतलब कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिससे हम प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो पहले आज की क्लास में हम उन पार्ट्स को देखेंगे, देन हम इसके मेथड्स को यूज़ करके उन पार्ट से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करवाने पर बात करेंगे। देखिए, जब प्लांट टिश्यू है तो उसमें हम प्लांट के कौन से टिश्यू पार्ट को ले सकते हैं। हम रूट पार्ट ले सकते हैं, शूट पार्ट ले सकते हैं और लीफ पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि इनमें तीनों में ही जो हमारे पास में सेल है वो सेल बहुत अच्छे से डेवलप होती है, उसमें डिफ्रेंसिएशन मतलब पूरी तरीके से टोटिपोटेंट सेल वो होती है। अगर हमें जो प्लांट है उसका फ्लोरल पार्ट लेना है तो फ्लोरल पार्ट यानी उसका फ्लोरल टिश्यू, तो उसमें हम फ्लावर के पेटल्स को ले सकते हैं, उसके दल को ले सकते हैं जो कि कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, हम उनको लेकर के प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करवा सकते हैं। साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब हमारा जो मेल और फीमेल पार्ट है, हम मेल एंथ्रीडियम और जो हमारा एंड्रोशियम वाला पार्ट है हम उसको लेकर एंड्रोशियम और गाइनोशियम पार्ट को लेकर के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करवा सकते हैं। कैलस सेल देखिए, आपको पता है कि जब हम किसी सेल को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कंटिन्यू डिवीजन करती है और उसमें डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है। तो जब वो कंटिन्यू डिवीजन कर रही है तो वो सेल एक ग्रुप बना लेती है, सेल का एक क्लम्स बना लेती है, उसी क्लम्स को हम कैलस सेल कहते हैं। और जो ये कैलस सेल होती है इसमें हम
फ्रेजाइल टाइप के कैलस टिश्यू को लेते हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि ऐसा कैलस, वैसे तो कैलस में डिफ्रेंसिएशन करना बहुत टिपिकल होता है, लेकिन कई ऐसे कैलस हैं जब वो स्टार्टिंग में बन रहे होते हैं तो अगर उनको ब्रेक डाउन किया जाए, मतलब वो ब्रेक डाउन ईजीली हो जाते, तो उन्हें ब्रेक डाउन करके हम जो सेल सेपरेट कर रहे हैं उससे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यंग कैलस और सस्पेंशन सेल। देखिए, यंग कैलस वही कैलस की बात कर रही हूँ जिसमें डिवीजन अभी कंप्लीट स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब मास ऑफ सेल या क्लम्प्स ऑफ सेल तो बन गया है, उसमें से हम जो सेल रिमूव करेंगे उसको लेकर के हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करवा सकते हैं। सस्पेंशन सेल का मतलब ये होता है कि कई बार जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने कोई लीफ पार्ट लिया, ठीक है, जब लीफ पार्ट लिया है तो लीफ पार्ट को लेने पर हम इसका स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। स्मीयर मतलब जैसे उसे क्रश किया, क्रश करने के बाद जो सैप हमारे पास में आया वो, देन उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू होता है जिसमें हम रोटेशन करवाते हैं स्पीडली। तो जैसे मान लीजिए कि रोटेशन करवाया गया है 1000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट्स तक, 5 to 7 मिनट्स तक अगर हमने रोटेशन करवाया है तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो तो नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो वो पैलेट्स के फॉर्म में है, हम उसे रिमूव करते हैं और ऊपर की तरफ कई बार हमारे पास में जो सेल्स रहती हैं उनको हम ले करके, सस्पेंशन को ले करके और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। तो वही हमारी सस्पेंशन सेल होती है। देन एक्टिवली ग्रोइंग सेल ऑन कल्चर मीडियम। यहाँ पर जब हम इस सस्पेंशन को या ये जो यंग कैलस है इसको जब हम कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ सेल्स जो हैं वो कंटिन्यू जल्दी रैपिडली डिवीजन करती है, और जब वो रैपिडली डिवीजन करती है तो उन सेल्स को लेकर के हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कर सकते हैं। इसके बाद स्टेराइल प्लांटलेट, जो हमारा प्लांटलेट वैसे भी प्लांटलेट इन विट्रो कंडीशन में बनता है, तो जो इन विट्रो कंडीशन के अंदर प्लांटलेट बना है वो वैसे तो स्टेराइल रहता है, फिर भी हम उसका स्टरलाइजेशन करवाते हैं। स्टरलाइजेशन जो हम करवा रहे हैं उसे हम कहेंगे स्टरलाइज प्लांटलेट। इसका भी रूट, शूट और लीफ पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि प्लांटलेट जो बनता है उसमें कैलोजेनेसिस का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ होता है और हमारा राइजोजेनेसिस का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि रूट, शूट और लीफ में डिफ्रेंसिएशन हो गया है। इसी रूट, शूट और लीफ को हम लेकर के प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन कर सकते हैं। देन लास्ट है हमारा जर्मिनेटेड सीड। जर्मिनेटेड सीड्स का मतलब ये होता है कि जब सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स उसके अंदर जो सेल डिवीजन था वो स्टार्ट हो गया है और टिश्यूज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम जो पार्ट सेलेक्ट करते हैं वो है सीड कोट और कॉटिलिडेंस। सीड कोट आपको पता है कि एम्ब्रियो को कवर करके रखता है। एक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है जिसमें कंप्लीट प्लांट को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, वो पार्ट, उसको कवर करने का काम सीड कोट करता है। साथ ही रिजर्व फूड मटेरियल जो रहता है, स्टोर रहता है सीड के अंदर, वही हमारा कॉटिलिडेंस पार्ट होता है। इसी कॉटिलिडेंस के बिहाव पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कॉटिलिडेंस के बेसिस पर कर पाते हैं। यही हमारा रिजर्व फूड मटेरियल पार्ट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल की फॉर्म में इसे समझिए कि आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो वीट है, वीट गेहूँ, और हमारे पास राइस है, वीट है, मक्का है, जेएमएस, तो ये इनमें आपने जो सीड्स देखे हैं उनमें डाइकॉटिलिडेंस या कॉटिलिडेंस जो होता है वो सिंगल ही होता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल सिंगल ही होता है, इसीलिए हम इन्हें मोनोकोट्स कहते हैं। जबकि आपने ये चने वगैरह और ये देखे हैं जिनमें सीड के कॉटिलिडेंस का नंबर 2 होता है, वो सारे हमारे डाइकॉटिलिडेंस कहलाते हैं और उन्हें डाइकॉट प्लांट्स हम कहते हैं। तो इनके सीड कोट और कॉटिलिडेंस को ले करके हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करवा सकते हैं।
यहाँ तक था इसकी हिस्ट्री और कौन से पार्ट का आइसोलेशन हम कर सकते हैं, उस टॉपिक पर हमने आज की क्लास में बात की। कल हम बात करेंगे कि प्रोटोप्लास्ट का जो आइसोलेशन किया जाता है और 2 मैकेनिज्म उसमें वर्क करते हैं, उन मैकेनिज्म पर हम बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स।